गुड आफ्टरनून श्रेयांश, भूषण, आकाश। ठीक है, वॉइस आ रही है। आज कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग का 8 लेक्चर्स होगा। एक बार टाइप कर दो। सब कुछ सही है, विजुअल है? ओके, चलो। तो हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देख रहे थे लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है ना। उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिया था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसी पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे और आज मैं आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तो मैं आपको मॉडुलस का प्रॉपर्टीज बता चुका हूं, कंजुगेट का प्रॉपर्टीज बता चुका हूं। आज आपका आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज कंप्लीट होगा। आर्गुमेंट से रिलेटेड जो है ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस मेंस में आया है आपको। तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो देखो, कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे, जैसे ये देखो क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जीरो है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 7 x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर n का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, लास्ट लेक्चर में बताया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के रूट क्या होते हैं। इसका रूट आइदर ओमेगा होगा या नहीं तो ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है ना। जबकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का जो रूट बताया था माइनस ओमेगा स्क्वायर बताया था, ठीक है ना। तो ये इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहलाता है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जिसका वैल्यू होता है माइनस हाफ प्लस माइनस रूट थ्री आइटा बाय टू होता है। यहां से एक्स का वैल्यू निकालोगे तो यही ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आएगा। और इसमें मैं आपको दो प्रॉपर्टीज बताया था कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम क्या होता है, जीरो होता है, और ओमेगा क्यू क्या होता है, ऑलवेज वन के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो देखो, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू मुझे 7, इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, आइदर ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर दोगे, क्योंकि ये इसका रूट है एक्स, तो एक्स यहां पुट करेंगे, आइदर ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा पुट करो या ओमेगा स्क्वायर पुट करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आंसर जो है ना सेम ही आएगा। तो या तो ओमेगा पुट कर सकते हो या नहीं तो ओमेगा स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे ओमेगा पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक्स के जगह ओमेगा पुट कर दोगे तो ओमेगा टू दी पावर एन, और ये वन अपॉन ओमेगा टू दी पावर एन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दो, ये लिख सकता हूँ ओमेगा टू दी पावर एन का होल स्क्वायर, और ये होगा वन अपॉन ओमेगा टू दी पावर एन का होल स्क्वायर। अब प्लस टू ए भी होगा, तो टू इंटू ओमेगा टू दी पावर एन और वन अपॉन ओमेगा टू दी पावर एन हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 1 to 7, ये हो जाएगा ओमेगा टू दी पावर 2n, और ये 1 अपॉन ओमेगा टू दी पावर 2n, और ओमेगा टू दी पावर से ओमेगा टू दी पावर n कट जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ प्लस टू, ठीक है ना। तो n इक्वल टू 1 to 7 ओमेगा टू दी पावर 2n और प्लस, और इसको क्या लिख सकता हूँ, जैसे एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताया था कि ओमेगा टू दी पावर 3n जो होता है 1 के इक्वल होता है, नहीं होता है। इसमें टू दी पावर n लगा दोगे तो ओमेगा टू दी पावर 3n, इधर n लगाओगे तो 1 के पावर n क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ लॉ ऑफ इंडाइसेस, ओमेगा टू दी पावर 2n और ओमेगा टू दी पावर n इक्वल टू 1, क्योंकि इसी का प्रोडक्ट क्या होगा, ओमेगा टू दी पावर 3n होगा। यहां से 1 अपॉन ओमेगा टू दी पावर 2n किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा टू दी पावर n के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसे डिवाइड कर दिया, 1 को मैंने ओमेगा टू दी पावर 2n से डिवाइड कर दिया। इसके जगह ओमेगा टू दी पावर 2n के जगह पुट कर सकता हूं, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ओमेगा टू दी पावर n, ये हो जाएगा ओमेगा टू दी पावर n, और इस 2 को लिख देता हूं 1 प्लस 1, लिखा जा सकता है इस तरह से, ठीक है ना। इसको लिख सकता हूं समेशंस ऑफ n इक्वल टू 1 to 7, और ये हो जाएगा ओमेगा टू दी पावर n और ओमेगा टू दी पावर n प्लस 1, और सिग्मा मैं इसमें 1 में लगा देता हूं, n इक्वल टू 1 to 7। सीक्वेंस सीरीज में ये पढ़ाया हूं मैं, तो इसमें मैं इस तीन टर्म में सिग्मा लगा दिया हूं और वन में अलग से सिग्मा लगा दिया हूं, दो पार्ट में मैंने स्प्लिट कर दिया हूं। और इसका वैल्यू मैं बताया था आपको कि n अगर 1 लोगे तो 0 होगा, n अगर 2 लोगे तो 0 होगा, और n अगर 3 लोगे तो 3 होता है, फिर 4 5 पे 0 होगा, फिर 6 पे 3 हो जाएगा, और 7 पे फिर 0 हो जाएगा। ये इसका वैल्यू होगा। यानी n अगर 3 के मल्टीपल में नहीं है तो इसका वैल्यू जो होता है ऑलवेज 0 होता है, लेकिन अगर 3 के मल्टीपल में है तो इसका सम जो होता है 3 के इक्वल होता है। ये लास्ट लेक्चर्स में कवर अप किया हूं। तो 3 के मल्टीपल जो होगा n का जो वैल्यू होगा वो दो ही वैल्यू होगा, 3 and 6 होगा। तो n इक्वल टू 3 और 6 जब पुट करोगे तो इसका सम जो है ना 3 आएगा। बाकी अनदर वैल्यू 1 2 और n का वैल्यू अगर 4 5 और 7 लेते हो तो उस सब वैल्यू पे ये 0 आएगा, ठीक है।
और समेशन ऑफ वन, वन को अगर 7 बार ऐड करोगे तो ये क्या होगा, 7 के इक्वल होगा। ये 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 + 7 ये वैल्यू 13 के इक्वल आएगा। एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चंस एक मेंस में आया था। देखो ये क्वेश्चंस, ये 2006 के AIEEE मेंस में आया था। इसको कैसे बनाओगे, इफ z² + z + 1 = 0 where z is a complex number, where z is a complex number, then find the value of z + 1/z का होल स्क्वायर। ठीक है, z + 1/z का होल स्क्वायर प्लस z² + 1/z² का होल स्क्वायर प्लस z³ + 1/z³ का होल स्क्वायर। इस तरह से लेकर के कहां तक है, यह है z के पावर 6 अपॉन 1 z के पावर 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, ये सेकेंड क्वेश्चन दिया हूं, z² + z + 1 = 0 where z is a complex number, then find the value of ठीक है, थोड़ा कैमरा बार बार ऑफ हो रहा है। ठीक है, विजिबल है सभी को, एक बार टाइप कर दो। श्रेयांश, यस, भूषण, आकाश, ठीक है ना, ओके चलो। तो ये सेकंड क्वेश्चन, ये आपको AIEEE 2006 में आया था, तो कुछ इसी टाइप का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसको जो है ना एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख दिया है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे इसको, इसको लिखेंगे तो z² + z + 1, इसका रूट क्या होता है, इसका रूट मैं लिख रहा हूं ओमेगा होता है। ठीक है ना, अब इसी को अगर सिग्मा के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, अगर इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखे तो z के पावर n अब प्लस 1/z के पावर n का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, जहां n वैरी कर रहा है 1 से लेकर के 6 तक। नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर z का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 1 2 3 AP में है, तो AP के nth टर्म के फॉर्मूले से निकालोगे ये n के इक्वल आएगा। और सेकेंड टर्म में ये 1/z है, 1/z² है, 1/z³ है, तो उसको लिख सकता है 1/z⁴ और होल स्क्वायर, तो क्योंकि एवरी टर्म में है तो ये होल स्क्वायर लगा दोगे। समझ में आई, है जनरल टर्म इसका ये होगा। ठीक है ना, इसका जनरल टर्म मैंने लिख लिया, क्योंकि हर एक टर्म को एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट है, क्योंकि 6 टर्म है, तो उस 6 टर्म का मैंने एक जनरल टर्म एक्सप्रेस कर लिया। अब फिर उसके बाद क्या करोगे, z जो है, z की जगह ओमेगा पुट कर दोगे, क्योंकि z जो है ना इसका रूट है, तो z ओमेगा के इक्वल है, ओमेगा सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 1/ओमेगा⁴ का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ समेशन ऑफ n = 1 to 6, ये हो जाएगा ओमेगा के पावर 2n और 1/ओमेगा⁴ अब प्लस 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं यहाँ पे एक्सप्रेस कर चुका हूँ। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, n = 1 to 6 और इसको लिख सकता हूँ ओमेगा के पावर 2n और प्लस और 1/ओमेगा⁴ अभी जस्ट मैं लिखा था ओमेगा के पावर n के इक्वल। ठीक है ना, और प्लस 2 को क्या लिख दोगे, +1 और प्लस लिख सकता हूँ समेशन ऑफ 1 n = 1 to 6। बात समझे, 1/ओमेगा⁴ को मैं दिया ओमेगा के पावर n और जो 2 लिखा हुआ था उसको +1 प्लस एक 1 यहां पे लिख दिया और एक 1 यहां, दो पार्ट में सिग्मा को ब्रेक कर दिया। बताओ n अगर 1 पुट करोगे तो 0 होगा, 2 पुट करोगे तो 0 होगा, 3 पुट करोगे तो 3 होगा, 4 5 पे 0 होगा और 6 पे फिर क्या होगा, 3 के इक्वल होगा। और समेशन ऑफ 1 ये क्या होता है, n के इक्वल होता है। ये हम लोग सीक्वेंस सीरीज में देखे थे, 1 को अगर 6 बार ऐड करोगे तो ये 6 के इक्वल आएगा। तो क्या आएगा, 3 + 3 +6, 6 + 6, इसका आंसर जो है ना 12 के इक्वल होगा। समझे, इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो, तब तक मैं टिक ले रहा हूं, टाइप करो सभी लोग।
बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। रब करें इसको, किसी को कहीं पे दिक्कत हो तो पॉइंट आउट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ओके। देखो थर्ड क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, देन बोल रहा है कि अल्फा के पावर 2009 और प्लस बीटा के पावर 2009 का वैल्यू किसके इक्वल होगा। मैं ऑप्शंस भी रख रहा हूं, जैसे ए ऑप्शन में बोल रहा है -1, बी में 1 होगा, सी ऑप्शन में 2 होगा और डी ऑप्शन में बोल रहा है कि -2 के इक्वल होगा। ये आपको IIT JEE मेंस में 2010 में आया था, ठीक है। 2010 में AIEEE नाम से लेता था एग्जाम, तो AIEEE 2010 में आए थे क्वेश्चंस। अल्फा बीटा इसके रूट है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। तो बोल रहा है कि अल्फा के पावर 2009 प्लस बीटा के पावर 2009 का वैल्यू क्या होगा। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का मैं बता चुका इसका रूट लास्ट लेक्चर्स में। इसका जो रूट होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो इस दोनों क्वाड्रेटिक का रूट एकदम ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का रूट ओमेगा स्क्वायर होता है, जबकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का रूट माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। इसी में एक वैल्यू अल्फा और एक वैल्यू बीटा होगा। तो मान लेते हो अल्फा माइनस ओमेगा और बीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पावर सेम है। तो अल्फा किसी को भी आप एज्यूम करो तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ अल्फा के पावर 2009 और बीटा के पावर 2009, अल्फा की जगह पुट कर देंगे माइनस ओमेगा के पावर 2009 और माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर 2009, ठीक है ना। अल्फा बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब पावर ऑड है तो माइनस बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, ओमेगा के पावर 2009 अब प्लस हो जाएगा ओमेगा के पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4018 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2009 को क्या करना है आपको, 3 से डिवाइड कर देना है। तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये 18 2, तो 3 6 18 हो जाएगा, 2 9 और 9 से डिवाइड करोगे तो 27, ये 2 आएगा। यानी इसको लिख सकता हूं विथ माइनस साइन ओमेगा के पावर 3 इंटू 667 और प्लस हो जाएगा 2 और प्लस ओमेगा के पावर 4018 को क्या लिखोगे, अगर 4018 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड होगा क्या, ये 0 आ जाएगा, 3 3 9 1, फिर 1 आएगा तो 3 3 9 2 और फिर 28, ठीक है ना। और 7 से 27 ये 1 आएगा। इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 1337, ठीक है ना, 1337 और प्लस लिख सकता हूं 1, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा के पावर 3 इंटू 667 और प्लस इंटू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा के पावर 3 इंटू 1337 और इंटू ओमेगा लिख सकता हूं। अब एक बात बताओ, इसका पावर 3 के मल्टीपल में है तो ओमेगा के पावर 3n का जो वैल्यू होता है वो 1 के इक्वल होता है, ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ये भी 3 के मल्टीपल में है इसका पावर, तो इसका वैल्यू 1 होता है, इंटू ओमेगा हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होता है, -1 होता है, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बात समझे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है ना, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू नहीं होगा -1, ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये 1 के इक्वल आएगा। तो इसका आंसर जो है ना बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। यस, देखो कुछ एक क्वेश्चंस और, फोर्थ क्वेश्चन देखो। जैसे इफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा स्क्वायर, then the roots of
देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, x माइनस वन का होल क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0 आर। मैं चार ऑप्शन दे रहा हूं, ये किसके इक्वल होगा? माइनस वन, वन प्लस टू ओमेगा, वन प्लस टू ओमेगा स्क्वायर। बी ऑप्शन में बोल रहा है कि माइनस वन, वन माइनस टू ओमेगा, वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। सी ऑप्शन में दे रहा हूं कि माइनस वन, माइनस वन होगा। और डी ऑप्शन में दे रहा हूं कि माइनस वन प्लस टू ओमेगा और माइनस वन प्लस टू ओमेगा स्क्वायर। माइनस वन, ठीक है, माइनस वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा ये? कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है ना? इफ क्यूब रूट्स ऑफ इनिटी आर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वन का होल क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। बोला इसका रूट क्या होगा, किसके इक्वल होगा? देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्यूब रूट्स ऑफ इनिटी का ये क्वेश्चन है। बेसिकली आप ड्यूमर्स थ्योरम यानी तो ड्यूमर्स थ्योरम नहीं लगाना चाहते हो तो कुछ इस तरह से लिखो, 8 को लिख सकता हूँ माइनस 8। अब क्या करो, माइनस 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना? माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस वन अपॉन माइनस टू टू दी पावर होल क्यूब इक्वल टू 1, ठीक है ना? तो x माइनस वन माइनस टू को अगर z मान लें, अगर इसको मैं z एज्यूम कर लूं तो z क्यू इक्वल टू 1 है। तो यहां से z का वैल्यू क्या होगा? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि यही क्यूब रूट्स ऑफ इनिटी कहलाता है। इसका 3 रूट आता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आता है। और फिर z का वैल्यू पुट कर दोगे तो z किसके इक्वल है? x माइनस वन अपॉन माइनस टू के इक्वल है। ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x माइनस वन क्या होगा? माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस टू हो जाएगा, और ये माइनस टू ओमेगा हो जाएगा, और ये माइनस टू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 ऐड कर दोगे तो 1 माइनस टू ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस टू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से x इक्वल टू माइनस वन होगा, 1 माइनस टू ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर? क्लियरली दिख रहा है कि आंसर इसका आपका डी ऑप्शन होगा, ठीक है ना? इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलो इक्वेशंस मैं और लिख देता हूं, इसको बनाओगे, मैं बना नहीं रहा हूं, उसी सिमिलर कंसेप्ट पे लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, prove that the roots of the equation z plus 1 by z to the power n equal to 1 are collinear। दिखाना है किसके कोलिनियर होंगे ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है ना? प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन z plus 1 by z to the power n equal to 1 are collinear on the complex plane। तो इसके जो n रूट आएंगे, क्योंकि nth डिग्री पॉलिनोमियल है, n डिग्री का जो है ना पावर है, तो n रूट आएगा, उसको दिखाना है कि एक लाइन में वो होगा। तो ये डिमूवर्स थ्योरम से बनाओगे, ठीक है ना? इस वन को मान लेना cos 0 प्लस आइटा साइन 0, तो z प्लस 1 बाय z, पावर को राइट साइड ट्रांसफर कर दोगे तो cos 0 प्लस आइटा साइन 0 टू दी पावर 1 बाय n हो जाएगा, और डिमूवर्स के फॉर्मूले से r के टर्म में आएगा, ठीक है ना? और वहां से सॉल्व करोगे तो देखना वो कोलिनियर आता है। किसको बनाओगे? इसमें 3 और 4 में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। रब करें इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यस। हाँ प्रॉब्लम है। ठीक है ना भूषण? यस। सीमांशु एक बार टाइप कर दो कहीं पे अगर प्रॉब्लम है तो। कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके चलो।
अब देखो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, नहीं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर z लिखते हैं, तो मान लो z को x, y, अगर इसका आर्गुमेंट अगर थीटा है, तो z बार में बताया था क्या होता है, मिरर इमेज होता है x एक्सिस के अबाउट। कोई आपसे पूछे कि z बार का कंजुगेट क्या होगा, ये -x, y होता है z बार, इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये मिरर इमेज होता है ना x एक्सिस के अबाउट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट मान लो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का z का अगर थीटा है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, जेड बार का जो होगा वो माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, ये एंटी क्लॉकवाइज में थीटा अगर है, तो क्योंकि ये मिरर इमेज होता है, जेड बार जो होता है वो जेड का मिरर इमेज होता है, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, हाँ वो हिमांशु जो है ना, नेटवर्क इशू इसलिए हो रहा होगा कि वीक नेटवर्क होगा हमारे साइड से, इसलिए हो सकता है प्रॉब्लम आ रहा होगा। बात समझे, जेड बार का जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो माइनस थीटा होगा। मैं कहना यही चाह रहा हूं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड बार क्या होगा, वो माइनस साइन होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा। बात समझिए कैसे है, थीटा की जगह मैंने ये पुट कर दिया। तो जब भी आपको बोलता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड बार क्या होगा, तो एकदम आप लिखोगे कि माइनस साइन ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड के इक्वल होगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज होगा। अगर आपसे पूछे कि माइनस जेड का क्या होगा, तो माइनस जेड क्या होगा, डायरेक्टली अगर माइनस जेड को अगर लोकेट करोगे तो कहीं ना कहीं इधर अपोजिट साइड लोकेट होगा माइनस जेड, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -x, -y हो जाएगा। तो इसका अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर करोगे तो ये एंगल जो है ना, ये एंगल -पाई प्लस थीटा होगा, नहीं होगा। यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ, अगर मैं पूछूं कि माइनस जेड क्या होगा, तो उसका लिखोगे कि -पाई प्लस थीटा होगा, यानी -पाई और थीटा किसके इक्वल है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड यही होगा, -पाई प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप ये बोल सकते हो कि इसका अगर लोकेट करें, माइनस जेड बार कहां लोकेट होगा, ये मिरर इमेज अगेन हो जाएगा एक्स एक्सिस का बार, तो माइनस जेड बार यहां पे लोकेट होगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल कितना बनाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा बनाएगा ये एंगल, ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड बार अगर बोले तो क्या होगा, ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। और थीटा क्या है, थीटा बेसिकली प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड है। बात समझे, जब भी आपको जेड बार या माइनस जेड बार का प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछता है जेड के टर्म में, तो ये रिलेशन होगा। तो तीनों रिलेशंस काफी इंपॉर्टेंट होगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड बार जो है इसके इक्वल होगा, और आर्गुमेंट बोलता है तो क्या करोगे, इसमें 2n पाई ऐड कर दोगे, क्योंकि आर्गुमेंट जो होता है मेनी वैल्यूड फंक्शंस होता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गया। देखो सेकेंड प्रॉपर्टीज, आर्गुमेंट जो है ना लॉ प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यानी आर्गुमेंट अगर मैं पूछूं कि z1 z2 क्या होगा, तो ये इक्वल होगा आर्गुमेंट ऑफ z1 और प्लस हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z2, और इसी में क्या करोगे, अपने साइड से 2n पाई ऐड कर दोगे। ठीक है ना, अपने साइड से 2n पाई ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 और प्लस हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z2 और प्लस हो जाएगा 2n पाई। ठीक है ना। उसी तरह से अगर पूछे कि मैंने अगर मान लो n कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 z2 z3 से लेकर के zn, ये इक्वल होगा आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z3, ठीक है, एंड सो ऑन। ये प्लस हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जन हो जाएगा, सेम एज इट इज। ठीक है, लॉग के प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। प्लस 2n पाई इसलिए हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि आर्गुमेंट मेनी वैल्यूड फंक्शन होता है। 2n पाई ऐड करने पे आर्गुमेंट का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन साइन कॉस टैन का वैल्यू सेम ही रहता है। तो लॉग के प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ठीक है ना। आर्गुमेंट अगर z1 बाय z2 का पूछे क्या होगा, तो इसको लिखोगे आर्गुमेंट ऑफ z1 होगा और माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 होगा, और प्लस 2n पे अपने साइड से ऐड कर देंगे, जहां n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर्स है।
उसी तरह से अगर पूछे कि आर्गुमेंट ऑफ जेड टू दी पावर एन क्या होगा, तो ये इक्वल होगा एन इंटू आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा, और प्लस 2n पे अपने साइड से ऐड कर देंगे। तो लॉग की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। लॉग में मैंने आपको इसी टाइप का प्रॉपर्टी लिखवाया। तो जब भी आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 है तो उसको हम लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2n पाई। अगर मान लो n कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में है, उसका आर्गुमेंट निकालो या सभी का आर्गुमेंट निकाल करके ऐड करो, तो ये दोनों वैल्यू क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। अगर z1 को z2 से डिवाइड करके आर्गुमेंट निकालो या दोनों का आर्गुमेंट निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो दोनों ही वैल्यू क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। तो z टू दी पावर n का मतलब होगा कि z n बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो z को n बार मल्टीप्लाई करके आर्गुमेंट निकालो या z का आर्गुमेंट निकाल करके अगर n से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों ही वैल्यू क्या होगा, इक्वल आएगा। वीडियो क्लियर नहीं आ रही है इसको, ओके वेट। यस अब सही आ रहा है। अब देखो इसका प्रूफ देखो, जो लॉ का प्रॉपर्टीज बताया था ना, आर्गुमेंट उस प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। रुक रुक के आ रहा है, हाँ वो नेटवर्क के इशू के कारण से आ रहा है, प्रॉब्लम नेटवर्क के इशू के कारण से आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ जना अगले लेक्चर से मैं आपको रिकॉर्डेड ही डालूंगा, लाइव से बेहतर होगा रिकॉर्डेड, ठीक है ना। यस भूषण, तो आपका एक कोनिक सेक्शंस बच गया और पीएनसी मैं 12th में ही कर दूंगा। एक कोनिक सेक्शंस रह गया तो उसको मैं लाइव में ही दे दूंगा। कॉम्प्लेक्स में ज्यादा नहीं बचा है, कॉम्प्लेक्स मैं कंप्लीट करके कोनिक सेक्शंस में रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दूंगा। देखो इसका प्रूफ देखो, z1 मान लेता हूं, लेट z1 इक्वल टू एलर फॉर्म में मानोगे मॉड z1 इंटू ई के पावर आइटा थीटा 1, और ये थीटा 1 क्या होगा, थीटा 1 जो है आर्गुमेंट ऑफ z1 है, ठीक है ना। और z2 मैं एज्यूम कर लेता हूं मॉड z2 इंटू ई के पावर आइटा थीटा 2, जहां थीटा 2 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z2 है। अब आप देखो मैं z1 z2 निकाल रहा हूं, तो z1 z2 क्या होगा, z1 को z2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो z1 ई के पावर आइटा थीटा 1 इंटू हो जाएगा मॉड z2 ई के पावर आइटा थीटा 2, ठीक है ना। ये इक्वल होगा मॉड z1 मॉड z2 और ई के पावर बेस से मैं तो पावर को ऐड करोगे तो ये नहीं आ जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। और बताया हूं मैं आपको कि जो आइटा का कोएफिशिएंट होता है वही कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहलाता है, आर्गुमेंट कहलाता है। यानी आपको z1 z2 का आर्गुमेंट पूछे क्या होगा, तो z1 z2 का आर्गुमेंट ई के पावर में जो कोएफिशिएंट है, आइटा को छोड़ देंगे तो यही आर्गुमेंट कहलाता है। ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो z1 z2 का आर्गुमेंट होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2, और थीटा किसके इक्वल है, थीटा है आर्गुमेंट ऑफ z1 के इक्वल है, और थीटा 2 जो है आर्गुमेंट ऑफ z2 के इक्वल है, ठीक है ना। और इसी में मैं अपने साइड से 2n पाई ऐड कर दिया, क्योंकि आर्गुमेंट जो होता है मेनी वैल्यूड फंक्शंस होता है, समझे। ये हो गया आपका प्रूफ फर्स्ट का। उसी तरह से अगर सेकेंड प्रूफ करना है तो z1 बाई z2 निकालोगे, तो z1 किसके इक्वल है, मॉड z1 ई के पावर आइटा थीटा 1 है अपॉन मॉड z2 ई के पावर आइटा थीटा 2 है। ये हो जाएगा मॉड z1 अपॉन मॉड z2, ये हो जाएगा ई के पावर आइटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। नहीं होगा, बेस सेम है तो पावर को ऊपर ले जाओगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब z1 बाई z2 का आर्गुमेंट क्या होगा, z1 बाई z2 का आर्गुमेंट जो होगा वो इक्वल होगा के पावर जो आइटा का कोएफिशिएंट होता है वही आर्गुमेंट कहलाता है, ठीक है ना। थीटा 1 ही आर्गुमेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा 1 माइनस थीटा 2 होगा, और थीटा 1 के इक्वल है। थीटा 1 जो है आर्गुमेंट ऑफ z1 है और थीटा 2 जो है आर्गुमेंट ऑफ z2 है। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट के टर्म में गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि z1 z2 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेते हो, लेकिन जब आप ऐड करोगे तो ये हो सकता है माइनस पाई से पाई के बीच में नहीं आए।
तो जो Z1 Z2 का आर्गुमेंट आएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा आर्गुमेंट के टर्म में, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के टर्म में वैलिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि Z1 का अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेते हो और Z2 का अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेते हो, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो कोई जोड़ी नहीं कि ऐड होने के बाद ये वैल्यू -π से π के बीच में आएगा। तो Z1 Z2 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं आएगा, लेकिन आर्गुमेंट ऑलवेज आएगा, क्योंकि एक वैल्यू आएगा जो -π से π के बीच में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसी तरह से आप थर्ड को प्रूफ कर सकते हो, सॉरी फोर्थ को प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड मैं प्रूफ कर दिया हूं, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड। उसी तरह से आप फोर्थ को प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं इसका टिक ले लेता हूं। वीडियो फिर पॉज हो गया। ठीक है ना, वीडियो पॉज हो गया था, अब सही है, विजुअल है, सब कुछ समझ में है। इसमें टाइप कर दो सभी लोग एक बार फिर से, रब करते हैं इसको, ठीक है ना। चलो ओके। देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी, जब भी आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर थीटा लिखा होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स ए रे, ठीक है, एमिनेटिंग फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है, एंड making an angle theta with positive direction of x-axis, तो जब भी आपको लोकस किसी आर्गुमेंट ऑफ जेड
आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर थीटा है, थीटा फिक्स है, ठीक है ना, और तो जेड का जो लोकस होगा एक रे होगा जो ऑरिजिन से इमिनेट कर रहा होगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा होगा। अगर डायग्राम के थ्रू समझो तो कुछ इस तरह से है, इस तरह से इसका लोकस होगा, ठीक है ना। जेड इसी पे लाई करेगा, तो जेड इसी पे लोगे कोई भी पॉइंट, ये थीटा फिक्स नहीं आएगा, ये वाई है और ये एक्स है, तो जेड यहीं पे किसी पे लाई करेगा, ठीक है। जेड यहाँ पे कहीं पे भी लोगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या आएगा, फिक्स आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जेड ऑरिजिन नहीं हो सकता है, ऑरिजिन को छोड़ करके जेड क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑरिजिन का आर्गुमेंट क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। बात समझे। सो एक रे ऑरिजिन से इमिनेट कर रहा होगा, इसी पे जेड लाई करेगा जिसका आर्गुमेंट फिक्स होगा। इस रे पे कहीं पे भी जेड लोगे तो जब इसका tan थीटा निकालोगे वो फिक्स आएगा, tan थीटा y बाय एक्स के मॉड वैल्यू से निकालोगे तो ये थीटा चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। एक इसका जनरल फॉर्मूला होता है, ये इस तरह से अगर कोई दिया गया हो कि जेड माइनस जेड नॉट अगर थीटा के इक्वल है तो ये रिप्रेजेंट करेगा then the locus of z represents a ray emanating from z naught and making an angle theta with positive direction of x-axis, with, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जैसे कुछ इस तरह से देखो, जैसे मान लेता हूं कि जेड यहाँ पे जो ना, यहाँ जेड फिक्स कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट जेड नॉट जो होगा, जेड नॉट इज एनी फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। जेड मूव नहीं कर रहा है, जेड नॉट मूव नहीं कर रहा है, देखो कुछ इस तरह से होगा, जेड नॉट के यहाँ पे है, यहीं से जेड नॉट से एक रे निकल रहा होगा, ठीक है, एक रे निकल रहा होगा, जेड कहीं ना कहीं इसी पे लाई करेगा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या होगा, थीटा एंगल बना रहा होगा, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ जेड नॉट के इक्वल नहीं हो सकता है, सारा रे होगा इस पे लेकिन जेड नॉट को छोड़ करके, क्योंकि अगर जेड को जेड नॉट के इक्वल ले लोगे तो फिर जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जेड माइनस जेड नॉट जीरो हो जाएगा। तो उस केस में जीरो का आर्गुमेंट क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो जब भी ये बेसिकली जनरल केस हो गया, ये इसका स्पेशल केस हो गया, यानी जेड नॉट का वैल्यू अगर जीरो ले लेते हो तो इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स में आर्गुमेंट जेड माइनस जेड नॉट अगर थीटा लिखा हुआ है और जेड वैरी कर रहा है और जेड नॉट फिक्स है, तो जेड का लोकस होगा वो एक रे ही होगा, और वो इमिनेट कहां से करेगा, एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर जेड नॉट से इमिनेट कर रहा होगा और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा होगा, कुछ इस टाइप से। अब बोलोगे कि ये कैसे आप लिख रहे हो, इसका प्रूफ करना है तो मान लेता हूं इसको एक्स नॉट कामा वाई नॉट, ठीक है ना, और जेड को मैं मान लेता हूं एक्स कामा वाई, लेट्स से पी पॉइंट मैं मान लेता हूं। इसे मान लो पर्टिकुलर ड्रॉप करोगे तो बताओ ये लेंथ कितना होगा, ये वाई है और ये वाई नॉट है, तो ये लेंथ हो जाएगा वाई माइनस वाई नॉट, ठीक है ना। उसी तरह से ये लेंथ जो है एक्स नॉट है और ये पूरा एक्स है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। क्या लगता है इसमें tan थीटा निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा, tan थीटा हो जाएगा y माइनस वाई नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट। यहां हम थीटा एज्यूम कर रहे हैं फिक्स है, तो आप सोच सकते हो कि P पॉइंट जो है, जो Z है, वो कहीं पे भी लोगे तो इसका जो रेशियो है वो थीटा के इक्वल आएगा, यानी y माइनस वाई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको tan थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, नहीं होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि ये रे ऊपर ही होगा। अब बोलोगे कि नीचे क्यों नहीं होगा, अगर ये नीचे रे हो गया ना तो फिर इसका आर्गुमेंट माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा, इसलिए नीचे नहीं जा रहा है। बात समझे, यहाँ पे नीचे इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर यहाँ ये पूरा लाइन लोगे तो अगर ये इसका आर्गुमेंट हम बोल रहे थीटा है, लेकिन इस इधर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लोगे ना तो इसका आर्गुमेंट माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा, इसलिए रे जो है ना नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा। बात समझे। तो यहाँ पे ये लाइन जोड़ रही है, लाइन में यहाँ पे ये कंडीशन पुटअप करना पड़ेगा कि y जो है ना ग्रेटर है y नॉट से और x भी जो है ना x नॉट से ग्रेटर है, यानी ऊपर ही है।
अगर यहाँ नीचे ले लोगे तो फिर वो माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा, जबकि दिया गया कि ये थीटा के इक्वल होना चाहिए इसका आर्गुमेंट। तो एक लाइन का इक्वेशन ये है बेसिकली y माइनस वाई नॉट इक्वल टू, ये स्लोप कहलाता है m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अगर यहाँ पे नहीं ये नहीं लिखोगे तो फिर ये लाइन कहलाएगा, लेकिन इसका रे होता है एक लोकस, तो y की जगह y नॉट से ग्रेटर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, और x भी x नॉट से ग्रेटर होना चाहिए। यानी x कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा आर्गुमेंट। समझ में आई ये? समझे? जैसे मान लो कुछ क्वेश्चंस ले लो, जैसे फाइंड द लोकस ऑफ, या लोकस ऑफ, जैसे मान लो इसको लोकस को प्लॉट करना है, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई बाय 3। अगर इसके आर्गुमेंट को, जैसे इसके लोकस को प्लॉट करना तो कैसे होगा, इसको लिख सकते हो, एक रे निकल रहा होगा ऑरिजिन से जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा, पाई बाय 3 एंगल बना रहा होगा, तो जेड इसी पे लाई करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, ये इसका लोकस होगा। जैसे मान लो इसका लोकस फाइंड आउट करना है, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 प्लस आइटा इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है, z माइनस 1 प्लस आइटा इक्वल टू पाई बाय 4। बताओ, इसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लोगे, तो ये 1 माइनस आइटा हो जाएगा इक्वल टू पाई बाय 4। यहां से जेड नॉट आप बोल सकते हो किसके इक्वल है, जेड नॉट ये 1 माइनस आइटा के इक्वल है, जिसको लिख सकते हैं 1 कामा माइनस 1। इसको अगर प्लॉट करोगे तो 1 कामा माइनस 1 कहां होगा, तो 1 कामा माइनस 1 ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस 1, तो 1 कामा माइनस 1 यहाँ पे होगा, ये आपका आ गया 1 कामा माइनस 1। यहीं से एक रे निकल रहा होगा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लिखा हो, ठीक है ना, तो कोई जोड़ी नहीं है एक्स एक्सिस से, यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये जो डॉटेड लाइन है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो इससे ये एंगल जो बना रहा होगा ये पाई बाय 4 बना रहा होगा, यानी जो जेड होगा इसी पे कहीं पे लाई करेगा, ठीक है ना, इधर ही जेड कहीं लोगे तो इसका जो आर्गुमेंट आएगा जेड माइनस 1 माइनस आइटा का जो आर्गुमेंट आएगा वो ऑलवेज पाई बाय 4 के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आर्गुमेंट ऑफ, मैं बोलूं कि जेड प्लस 3 माइनस 2 आइटा इक्वल टू पाई बाय 6 है, इसको अगर लोकेट करना हो तो कैसे लोकेट करोगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस 3 माइनस 2 आइटा इक्वल टू पाई बाय 6, तो क्या करेंगे, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे, इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस 3 प्लस 2 आइटा हो जाएगा, बात समझे, माइनस कॉमन लेंगे तो 3 की जगह माइनस 3 लिखेंगे, और यहाँ प्लस 2 आइटा हो जाएगा इक्वल टू पाई बाय 6। इसको लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे जो जेड नॉट का जो वैल्यू होगा किसके इक्वल होगा, माइनस 3 प्लस 2 आइटा हो जाएगा, यानी माइनस 3 कॉमा 2 हो जाएगा, यानी कहना ये चाह रहा हूं कि माइनस 3 कॉमा 2, तो माइनस 3 कॉमा 2, तो लेट्स से माइनस 3 कॉमा 2, ठीक है ना, ये होगा माइनस 3 कॉमा 2 से एक रे निकल रहा होगा जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, पाई बाय 6 एंगल बना रहा होगा, ये हो जाएगा पाई बाय 6। तो जेड जो लोकेट होगा इसी पे लोकेट होगा, तो ये पॉइंट आपका हो गया माइनस 3 कॉमा 2, समझे, लोकेट कर सकते हैं इस तरह से। चलो मैं पिक लेता हूं और कमेंट करो सभी लोग, समझ में आया कि नहीं। समझ में आया, 5th और 6th, यस, बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। भूषण, चलो इसको देखो, इस पे कुछ और क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। जैसे देखो, सॉल्व फॉर जेड, बोला जेड का वैल्यू निकालने के लिए विच सेटिस्फाई आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस 3 माइनस 2 आइटा इक्वल टू पाई बाय 6 एंड
ठीक है, एंड आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 3 माइनस 4 आइटा इक्वल टू 2π/3। इसको सॉल्व करना है। ऑब्वियसली ये दो रे को डिनोट करेगा, तो दो रे जहां इंटरसेक्ट करेगा वो मेरे को बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। एक तरह से दो रे को सॉल्व करना है, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको प्लॉटिंग करके देखोगे कि इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जेड माइनस, इसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो 3 + 2 आइटम, इसको लिख सकते हो इक्वल टू π/6। तो यहाँ पे अगर जेड नॉट देखोगे तो ये 3 + 2 आइटा होगा, तो ये 3, 2 हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा अगर देखोगे लिखा हुआ है आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस 3 माइनस 4 आइटा इक्वल टू 2π/3 लिखा हुआ है। इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो जेड माइनस 3 + 4 आइटा, ये लिखना जरूरी है नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसमें माइनस कॉमन लेके लिखोगे तो यहाँ जो जेड नॉट होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए 3 + 4 आइटा होगा, यानी 3, 4 से एक रे निकल रहा होगा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 2π/3 एंगल बना रहा होगा। देखो इसको लोकेट मैं कर रहा हूं। तो पहला में अगर देखोगे तो ये 3, 2 है, तो लेट्स से ये 3 है और ये 2 है, यहां होगा 3, 2, ये हो गया 3, 2। 3, 2 से एक रे निकल रहा होगा पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, कितना एंगल बना रहा होगा π/6। तो कुछ इस तरह से होगा, ये बेसिकली एंगल बना रहा है π/6। सो जेड इसी पे कहीं पे लोकेट हो रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट का। सेकेंड में क्या करोगे, 3, 4, 3, 4 कहीं यहां होगा, तो 3, 4 ये पॉइंट हो जाएगा 3, 4 आपका। यहां से एक रे निकल रहा होगा जो 2π/3 एंगल बना रहा है। 2π/3 मतलब 120 डिग्री होगा, तो 120 डिग्री कहीं ना कहीं इधर होगा, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 2π/3 एंगल बना रहा होगा। अब एक बात बताओ, 2π/3 एंगल बना रहा होगा तो ये रे ऊपर भाग रहा है और ये रे इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो क्या ये दोनों रे इंटरसेक्ट करेगा? ये दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। तो इसका क्या बोल सकते हो, फिगर से क्लियर है कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन ही नहीं रहा है। सो इट इज क्लियर दैट ठीक है ना, इट इज क्लियर दैट there is no z which satisfy the, ठीक है, both the ray। ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा। अगर इंटरसेक्ट करता तो जानते हो क्या करते, इस ये बेसिकली लाइन का जैसे लाइन के इक्वेशंस लिख लेते हैं y माइनस वाई नॉट इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट, और इसका भी लाइन का इक्वेशंस लिख लेते हैं y माइनस वाई नॉट इक्वल टू tan थीटा इंटू x माइनस एक्स नॉट। यहाँ पे थीटा 2π/3 है, π/6 है पहले के लिए, और दूसरे के लिए थीटा 2π/3 है। दोनों लाइन को सॉल्व कर लेते तो वहीं से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे बोलोगे कि जेड ऐसा वैल्यू होगा ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा मान लो इसको लोकेट करना है, कैसे लोकेट करोगे, स्केच द ग्राफ, स्केच द रीजन गिवन बाय, जैसे इसको प्लॉटिंग करना है, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस 1 माइनस आइटा ग्रेटर देन इक्वल टू π/3। इसके स्केच को मुझे प्लॉट करना है। तो देखो कैसे हम प्लॉटिंग करते हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर माइनस कॉमन ले तो 1 + आइटा, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू π/3। तो यहाँ पे जेड नॉट का वैल्यू किसके इक्वल है, 1 + आइटा के इक्वल है, जो 1, 1 है। तो यानी 1, 1 से क्या होगा, एक रे निकल रहा होगा, तो 1, 1 लेट्स से ये 1 है और ये 1 हो गया, ठीक है। ये होगा 1, 1, तो 1, 1 से एक रे निकल रहा होगा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से π/3 एंगल बना रहा होगा, ये π/3 एंगल बना रहा होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि π/3 ही आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, बोला π/3 से ग्रेटर भी होना चाहिए। तो बताओ π/3 से अगर ग्रेटर है तो जेड या तो इस पे लोकेट होगा, जेड अगर इस पे लेते हो तो π/3 होगा, और जेड अगर इस रीजन में लेते हो, इस रीजन में,
इस रीजन में कहीं पे भी लोगे तो आर्गुमेंट 2π/3 60 डिग्री से ज्यादा ही होगा, ठीक है ना। और ये लाइन नहीं लोगे क्योंकि यहाँ पे आर्गुमेंट जो है ना ये -π हो जाएगा, -π से π, ये इसका 0 हो जाता है और इसका π हो जाता है। नहीं, ये भी लाइन होगा, ये भी लाइन लोगे क्योंकि इधर इस लाइन पे लोगे ना आर्गुमेंट, तो -π से π में π पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वल का साइन लेते हैं। तो इक्वल का साइन π पे लेते हैं, इसलिए बेसिकली ये भी लाइन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर z होता है तो इसका आर्गुमेंट π हो जाएगा और π जो है π/3 से ग्रेटर होता है। बात समझे, अगर यहाँ z होगा तो ये एंगल ज्यादा होगा ना π/3 से, यहाँ पे लोगे तो और भी ज्यादा होगा, यहाँ लोगे तो और भी ज्यादा होगा। नीचे नहीं जाएगा, क्यों नहीं नीचे जाएगा, अगर नीचे जाएगा तो फिर इधर से मेजरमेंट होने लगेगा, -π + π/3 होने लगेगा, ये निगेटिव आने लगेगा और ये निगेटिव वैल्यू π/3 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट जरूर लिख रहा हूं लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट यहाँ मीनिंग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम लोग देख रहे हैं। तो z अगर मान लो इस लाइन पे लेते हो, इस रे पे लेते हो, तो उसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आएगा π/3 आएगा, कहीं पे भी इस रे पे लेते हो। लेकिन अगर इस साइड लेते हो, यहाँ पे कहीं पे लेते हो तो π/3 से ग्रेटर आएगा, इधर π/3 से ग्रेटर आएगा। और अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेते हो तो पाई आएगा, इसके नीचे ही जाएगा क्योंकि आर्गुमेंट जो है ना फिर क्लॉकवाइज में मेजरमेंट होने लगेगा और जब भी क्लॉकवाइज में मेजर करोगे तो एंगल निगेटिव आ जाता है और निगेटिव एंगल जो है ना π/3 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। बात समझ में आया। जैसे मान लो इसको स्केच करना है, जैसे मॉडुलस ऑफ z लेस देन इक्वल टू 5 एंड आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आइटा -1 ग्रेटर देन π/6। जैसे इसके लोकस को स्केच करना है, मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल टू 5 एंड आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आइटा -1 ग्रेटर देन π/6। तो बताओ कैसे लोकेट करोगे। आर्गुमेंट ऑफ z, इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो 1 + आइटा ग्रेटर देन π/6 है, ठीक है ना। तो देखो ये तो सर्किल होगा जिसका सेंटर ऑरिजिन होगा, रेडियस 5 होगा, इस तरह से लोकेट कर सकते हैं। ये सर्किल होगा जिसका सेंटर ऑरिजिन होगा और रेडियस आपका 5 के इक्वल होगा, ठीक है ना। इसका रेडियस आपका 5 के इक्वल होगा और इक्वल का मतलब हो गया सरकमफ्रेंस और लेस का मतलब पूरे अंदर पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है ना। और 1,1 बेसिकली ये जो है ना कट करेगा 5,0 पे और ये 0,5 पे और ये -5,0 हो जाएगा और ये 0,-5 होगा। तो ऑब्वियसली कहीं कहीं 1,1 कहीं यहाँ होगा, तो 1,1 से एक रे निकल रहा होगा जो पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, ये π/6 एंगल बना रहा होगा। लेकिन बोला है कि इसका आर्गुमेंट π/6 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब इस पे नहीं होगा, इक्वल का साइन नहीं दिया तो ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, इस रे पे लाइन ही करेगा, ठीक है ना। यहाँ डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे यानी जेड जो है ना कहीं कहीं लोकेट होगा इस डायरेक्शन में, इधर लोकेट होगा, ठीक है ना। तो जेड जो है इधर लोकेट होगा। अब देखो सर्किल बोल रहा है कि अंदर लो, सर्किल बोल रहा है कि जेड या तो सरकमफ्रेंस पे होगा यानी तो अंदर होगा, लेस का मतलब अंदर होता है, S1 लेस देन 0 सर्किल में बताया था। और आर्गुमेंट कह रहा है कि इस रीजन में लो और इस दोनों में कनेक्शन एंड का है, तो दोनों का कॉमन रीजन क्या होगा, इस दोनों का कॉमन रीजन ये होगा, यही रीजन होगा जिसका मॉड वैल्यू क्या होगा 5 से लेसर होगा और इक्वल होगा और जिसका आर्गुमेंट 30 डिग्री से ग्रेटर होगा। यहां अगर लेते हो तो आर्गुमेंट 30 डिग्री से ग्रेटर होगा, इधर लोगे तो और ज्यादा होगा, इधर लोगे तो और ज्यादा होगा आर्गुमेंट। अगर इस लाइन पे ले लेते हो तो पाई हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर ही लेना है क्योंकि उसका मॉड वैल्यू बोल रहा है 5 से छोटा होना चाहिए। मॉड वैल्यू का मतलब ऑरिजिन से डिस्टेंस कहलाता है। सरकमफ्रेंस पे लोगे तो मॉड वैल्यू 5 इक्वल होगा और इसके अंदर ही लेना है। मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब हो गया, मॉड जेड अगर लेस देन इक्वल टू 5 है तो जेड लोकेट हो रहा है सर्किल के अंदर या सरकमफ्रेंस पे। और आर्गुमेंट कह रहा है कि इस पे लेना है, इस वाले पार्ट में आर्गुमेंट क्या होगा π/6 से ग्रेटर होगा। इस दोनों का जो कॉमन रीजन होगा वो सर्किल के अंदर ही होगा, तो ये रीजन होगा। समटाइम्स बोलता है इसका एरिया निकालो। समझे कैसे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं आर्गुमेंट को। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। ठीक है भूषण, यस ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा आज मैं यही छोड़ देता हूं, पहले छोड़ रहा हूं क्योंकि विजिबिलिटी जो है ना आज थोड़ा सा कनेक्शंस के कारण वीक है,
तो चलो मैं 1 या 2 लेक्चर्स और लूंगा कॉम्प्लेक्स पे, उसके बाद मैं जो कोनिक सेक्शंस का वीडियो है वो ऑलरेडी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना? यस भूषण, तो हार्डली 1 या 2 लेक्चर्स मैं और लूंगा आपका कॉम्प्लेक्स का। तो चलो लेक्चर्स को हम लोग यहीं पे एंड अप कर रहे हैं, ठीक है ना? चलो ओके, गुड।